कि मैं वृद्धा पेंशन के कागज पर अंगूठा लगा रही हूँ, पर मेरा बेटा तो मेरे घर बेच रहा था। रजिस्ट्रार के सामने मैंने जो किया उसे देखकर बेटे के पैरों तले जमीन खिसक गई। रजिस्ट्रार ऑफिस में वो कुर्सी बहुत ठंडी थी, पर मेरा माथा गुस्से और दुख से तप रहा था। मेरे सामने मेरा बेटा सुरेश खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसके बगल में प्रॉपर्टी डीलर हाथ में स्टैंप पैड लिए खड़ा था। बस एक अंगूठा और मेरी 25 साल की तपस्या, मेरे पति की निशानी, मेरा वो आम का बगीचा हमेशा के लिए पराया हो जाता। सुरेश ने झुककर मेरे कान में कहा, माँ जल्दी करो ना, साहब को देर हो रही है, बस ये पेंशन का कागज है, हमें फिर हमें घर भी लौटना है। उसकी आवाज में वही बचपन वाली जिद थी, पर आज उसमें प्यार नहीं लालच की बू आ रही थी। मैंने अपनी कांपती हुई उंगली उठाई, स्याही के डिब्बे की तरफ बढ़ाई और फिर अचानक रुक गई। मैंने सुरेश की आंखों में देखा और जोर से कहा, पेंशन के कागज पर जमीन का नक्शा कब से छपने लगा सुरेश? पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सुरेश का रंग ऐसे उड़ गया जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मार दिया हो। यह कहानी सिर्फ एक जमीन के टुकड़े की नहीं है, यह कहानी है उस भरोसे की जो एक माँ अपने बच्चे पर करती है, और उस हिम्मत की जो तब जागती है जब वही बच्चा उसे बेसहारा करके कर तुला हो। मेरा नाम सावित्री देवी है, मेरी उम्र 68 साल है और मैं बनारस के पास एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ। मेरे पति रघुनाथ जी अपने पीछे मेरे लिए बहुत दौलत नहीं बोले, लेकिन इज्जत और 5 बीघे का एक आम का बगीचा छोड़ गए थे। वे हमेशा कहते थे, सावित्री ये पेड़ सिर्फ फल नहीं देते, ये हमारे बुढ़ापे की लाठी है, जब तक ये तुम्हारे पास है दुनिया तुम्हारे आगे सिर झुकाएगी। मुझे तब उनकी बात समझ नहीं आती थी, पर आज एक एक शब्द सच लग रहा है। मेरा एक ही बेटा है सुरेश, पढ़ लिख गया है, दिल्ली में नौकरी करने लगा। शादी हुई, बहु वंदना आई और फिर धीरे धीरे उनका आना कम हो गया। पहली हर त्योहार पर होते थे, फिर साल में एक बार, और पिछले 2 साल हो गए तो वो आए ही नहीं थे। मैं यहाँ बगीचे की देखभाल करती, आम बेचकर जो पैसा आता उससे अपना गुजारा करती और बाकी पैसा जोड़कर सुरेश के बच्चों के लिए रखती। कहानी में असली मोड़ 10 दिन पहले आया। अचानक एक शाम मेरे घर के बाहर एक टैक्सी रुकी, सुरेश और वंदना उतरे। मैं तो खुशी से पागल हो गई। मैंने दौड़कर आरती की थाली सजाई। अरे तुम लोगों आने से पहले बताया तो क्यों नहीं, मैं कुछ अच्छा पका लेती, मैंने वंदना को गले लगाते हुए कहा। वंदना ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी सरप्राइज देने का मन था, और वैसे भी अब हम आपको अपने साथ दिल्ली ले जाने आए हैं, अब वहां आप अकेले टूटे हुए घर में नहीं रहेंगी। और मेरा दिल भर आया, मुझे लगा शायद भगवान ने मेरी सुन ली, बुढ़ापे में बेटे बहू का सहारा मिल जाए तो और क्या चाहिए। उस रात सुरेश ने मेरे पैर दबाते हुए कहा, माँ बाबूजी का यह बगीचा पुराना हो गया है, इसकी देखभाल में तुम थक जाती हो। सरकार आजकल बुजुर्गों के लिए एक योजना लाई है जिससे तुम्हें हर महीने मोटी पेंशन मिलेगी, बस कुछ कागजी कार्रवाई करनी होगी। मैं अनपढ़ जरूर थी पर गंवार नहीं, लेकिन माँ की ममता आंखों पर पट्टी बांध देती है। मुझे लगा मेरा बेटा मेरे भले की सोच रहा है। मैंने कह दिया, तुझे जो ठीक लगे बेटा तू कर ले, मुझे तो बस तुम लोगों के साथ रहना है। अगले एक हफ्ते तक सुरेश बहुत भाग दौड़ करता रहा, कभी पटवारी के पास, कभी कचहरी। घर में भी लोगों का आना जाना लगा रहा। एक दिन एक आदमी आया जो खुद को सरकारी अफसर बता रहा था, लेकिन उसके बात करने का तरीका किसी व्यापारी जैसा था, जो बार बार बगीचों के पेड़ों को ऐसे देख रहा था जैसे लकड़ी की कीमत लगा रहा हो। मुझे खटका हुआ। दोस्तों, अगर आप भी अपने माता पिता से प्यार करते हैं और मानते हैं कि उनका सम्मान सबसे ऊपर है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी कहानियां जो समाज का सच सामने लाती है, हम रोज आपके लिए लाते हैं। मेरे घर के पीछे एक कमरा मैंने एक स्कूल टीचर अंजलि को किराए पर दे रखा था। अंजलि मेरी बेटी जैसी थी। जब सुरेश और वो आदमी बाहर बातें कर रहे थे, मैंने अंजलि को बुलाया। मैंने कहा, बेटी जरा देख तो ये किस योजना के कागज है सुरेश मेज पर छोड़ गया है। अंजलि ने कागज उठाया और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ती गई उसके चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। उसने कांपती आवाज में कहा, काकी ये कोई पेंशन के कागज नहीं है, ये तो सेल डीड है, बैनामा है। इसमें लिखा है कि आप अपनी मर्जी से पूरा बगीचा और पुश्तैनी घर सेठ गिरधारी लाल को बेच रही हैं, और वो भी बाजार से आधी कीमत पर। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे अंजलि का हाथ पकड़ लिया। तू सच कह रही है ना, मेरे सुरेश ऐसा कर सकता है? अंजलि ने मुझे वो हिस्सा दिखाया जहां लिखा था कि भुगतान मुझे मिल चुका है, जबकि मेरे हाथ में एक फूटी कौड़ी नहीं आई थी। यानी योजना यह थी कि मुझसे अंगूठा लगवा लिया जाएगा, जमीन बिक जाएगी और फिर दिल्ली ले जाने का नाटक खत्म। शायद वो मुझे दिल्ली ले भी जाते तो वहां नौकरानी बनाकर रखते या किसी आश्रम में छोड़ देते। उस रात में सोई नहीं, पूरी रात छत की कड़ियों को घूरती रही। रघुनाथ जी का चेहरा घबराता रहा। उनका कहना याद आ, ये जमीन तुम्हारी लाठी है। मेरा बेटा मेरी लाठी तोड़कर मुझे अपाहिज बनाना चाहता था। सुबह तक मेरे आंसू सूख चुके थे। मेरे अंदर की माँ अब सो चुकी थी और एक स्वाभिमानी औरत जाग चुकी थी। मैंने तय कर लिया कि मैं घर का तमाशा नहीं करूंगी, तमाशा वहां होगा जहां वो मेरा सब कुछ लूटने की तैयारी करके बैठा है। अगली सुबह सुरेश आया, माँ चलो तैयार हो जाओ, आज रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है, पेंशन की कागज पक्के करने हैं। मैंने चुपचाप अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनी, माथे पर बड़ी बिंदी लगाई और उसके साथ चल दी। कार में वंदना भी थी, बहुत खुश दिख रही थी। मम्मी जी दिल्ली में आपका कमरा हमने सजा दिया है, उसने कहा। झूठ इतनी सफाई से बोला जा रहा था कि मुझे घिन आने लगी। हम कचहरी पहुंचे, वहां भीड़ थी। सुरेश बार बार घड़ी देख रहा था। फिर हमारा नंबर, हम अंदर गए। सामने रजिस्ट्रार साहब बैठे थे, उनके पास वो सेठ गिरधारी लाल भी बैठा था जिसने मुझे घर पर सरकारी अफसर होने का नाटक किया था। मुझे देखते ही उसने अपनी मुस्कान छिपाई। रजिस्ट्रार साहब ने पूछा, सावित्री देवी आप ये जमीन अपनी मर्जी से बेच रही हैं, आपको पैसे मिल गए? सुरेश ने तुरंत बीच में बोलकर कहा, जी सर, माँ को सब पता है, माँ थोड़ा कम सुनती है, आप कागज बढ़ा दीजिए। सुरेश ने मेरा हाथ पकड़ा और स्याही की तरफ ले जाने लगा। वही पल था जो मैं आपको शुरू में बताया। मैंने अपना हाथ झटका और सुरेश की आंखों में देखकर वो सवाल पूछा, निश्चय वाला। सुरेश हकलाने लगा, माँ तुम क्या बोल रही हो? ये तो बस सरकारी
मैंने जोर से कहा, चुप रहे, एकदम चुप। साहब, ये आदमी मेरा बेटा है, लेकिन ये मुझे धोखा दे रहा है। इसने मुझे कहा कि ये वृद्धा पेंशन के कागज हैं, मुझे नहीं पता था कि ये मेरी अर्थी का सामान तैयार कर रहा है। रजिस्ट्रार साहब ने कलम नीचे रख दी। उन्होंने सुरेश को घूर कर देखा, ये क्या हो रहा है यहाँ? क्या ये सच कह रही हैं? सेठ गिरधार लाल घबरा गया। अरे भाई, मुझे तो कहा गया था कि माता जी राजी है, मैं ऐसे लफड़े में नहीं पड़ता। और वो अपनी फाइल उठाकर वहां से खिसकने लगा। सुरेश गुस्से में लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, माँ तुम सठिया गई हो क्या? मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ, और इस बंजर जमीन पर क्या करोगी? मैं तुम्हें शहर ले जा रहा हूँ, ऐश कराऊंगा। मैंने भी सबकी मौजूदगी में अपनी आवाज ऊंची कर दी, ऐस कैसी ऐस? वो ऐस जो दूसरे की दया पर मिलती है। सुन ले सुरेश, और कान खोलकर सुन ले, वो जमीन बंजर नहीं, मेरी माँ है। और आज मुझे समझ आ गया कि जिस दिन वो जमीन गई, उस दिन मैं तुम्हारे लिए माँ नहीं, बोझ बन जाऊंगी। वहां मौजूद वकील और मुंशी सब तमाशा देखने लगे। बंदर ने मेरी बाह पकड़ने की कोशिश की। मम्मी जी, घर की बात घर में रखते हैं, चलिए बाहर। मैंने उसका हाथ झटक दिया। घर? कौन सा घर? वो घर जो तुम लोग बेचने आए थे, अब वो घर मेरा है, सिर्फ मेरा। और मैं आज के सबके सामने एक फैसला करती हूँ। मैंने अपने पल्लू से कागज निकाला। यह वो कागज था जो मैंने रात को ही अंजलि की मदद से तैयार करवाया था, और सुबह एक टाइपिस्ट से टाइप करवाया था जब सुरेश कार पार्किंग में था। मैंने रजिस्ट्रार साहब से कहा, साहब मैं ये जमीन बेचना नहीं चाहती, बल्कि मैं अपनी वसीयत रजिस्टर करवाना चाहती हूँ। सुरेश की आंखें फटी की फटी रह गई। वसीयत? हाँ वसीयत, मैंने अटल आवाज में कहा। मेरे मरने के बाद मेरे इस बगीचे और घर की मालिक कोई और नहीं, बल्कि गांव की वो ट्रस्ट होगी जो अनाथ लड़कियों की शादी कराती है। जब मैं जिंदा हूं, इसका एक एक पैसा मेरे पास रहेगा, और मेरे बाद यह समाज के काम आएगा। मेरे बेटे को इसमें से एक ढेला भी नहीं मिलेगा। यह सुनते ही सुरेश वैसे पागल हो गया। आप ऐसा नहीं कर सकती, यह पैतृक संपत्ति है, मेरा हक है इस पर। रजिस्ट्रार साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा कानून बदल गया है, वो संपत्ति इनके पति के इनके नाम की थी, ये स्व अर्जित मानी जाएगी। अगर इनके पास वसीयत है, ये जिसे चाहे दे सकती हैं। सुरेश वहीं कुर्सी पर ढह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस अनपढ़ माँ को वो बेवकूफ बनाने लाया था, उसने ही सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया था। अगर आपको भी लगता है कि सावित्री देवी ने सही किया, तो कमेंट में जय मां जरूर लिखें। आपका एक कमेंट हमें बताता है कि आप सच्चाई के साथ हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी 70% लोग बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। मैंने वहां से बाहर कदम रखा तो मुझे लगा मेरा खत बढ़ गया है। सुरेश और वंदना मेरे पीछे पीछे आए। माँ गलती हो गई, माफ कर दो, हम वसीयत बदलवा देते हैं, हम आपकी सेवा करेंगे। सुरेश गिड़गिड़ा रहा था। मैंने कार के पास रुककर कहा, सेवा तो तुम तब करते जब तुम्हें मेवा मिलने की उम्मीद थी, अब तो मेवा गया, अब सेवा करके क्या करोगे? जाओ वापस अपनी दिल्ली, मैं अपने घर जा रही हूँ। मैंने टैक्सी नहीं ली, मैं बस स्टैंड की तरफ बढ़ गई। मुझे पता था कि अब मुझे अकेले चलना है, लेकिन वो अकेलापन उस सांस से कहीं बेहतर था जिसने धोखा मिला था। गांव लौटकर जब मैंने ये बात सबको बताई, तो पूरा गांव मेरे समर्थन में खड़ा हो गया। अंजलि ने मुझे गले लगा लिया। आज मैं अपनी उसी घर में हूँ। बगीचे के आम आज भी वैसे ही मीठे हैं। सुरेश ने कई बार फोन किया, माफी मांगी, बच्चों की दुहाई दी। मैंने उसे माफ कर दिया, क्योंकि मैं माँ हूँ, दिल में जहर नहीं रख सकती। लेकिन मैंने वसीयत नहीं बदली। मैंने उससे कह दिया, बेटा तू मुझसे मिलने आ सकता है, 2 दिन रह सकता है, खा पी सकता है, लेकिन जायदाद की बात अब मेरे मरने के बाद ही होगी, और वो भी वैसे ही जैसे मैंने लिखा है। उस दिन के बाद से सुरेश का आना बंद हो गया, और इसी के साबित हो गया कि उसे मां नहीं जागीर चाहिए थी। मुझे दुख होता है, बहुत दुख होता है कि मेरा अपना खून ऐसा निकला। कई रातें मैं रोती हूँ, लेकिन फिर मुझे रघुनाथ जी की बात याद आती है, बुढ़ापे की लाठी। मैंने अपनी लाठी को टूटने से बचा लिया। आज मैं अपने पैसों में जीती हूँ, सर उठाकर चलती हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। और आप सबसे जो ये कहानी सुन रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अपने बुजुर्गों को प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए। लेकिन बुजुर्गों, आप भी मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए, अपना सब कुछ जीते जी बच्चों के नाम मत करिए। प्यार अपनी जगह और व्यवहारिकता अपनी जगह। अपने पास जब तक कुछ अपना है, तब तक आपकी पूंछ है। यह कलम सच है, लेकिन यही सच है। जिस दिन आप खाली हाथ हो जाएंगे, उस दिन आप मम्मी पापा से जिम्मेदारी और फिर बोझ बन जाएंगे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखिए। किसी की कागज पर बिना पढ़े, बिना समझे, बिना किसी भरोसेमंद आदमी को दिखाए अंगूठा या दस्तखत मत कीजिए, चाहे वो आपका अपना बेटा ही क्यों ना हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे शेयर जरूर करें। शायद आपकी एक शेयर किसी और माँ को धोखा खाने से बचा ले। दोस्तों, कैसी लगी आपको सावित्री देवी की यह हिम्मत भरी कहानी? क्या उन्होंने बेटे के जायदाद से बेदखल करके सही किया? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तार से जरूर लिखें। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल को पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर घंटी बजाना ना भूलें, ताकि हमारा परिवार ऐसे ही जुड़े रहे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।